हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। आज की इस वीडियो में आपके लेकर आया हूं क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं के कुछ इंपॉर्टेंट तथा सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैंने इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को ले लिया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा तथा सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्पीयरमैन, जेनसन, स्टर्न और अल्फ्रेड विने। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको आंसर इसका पहले से पता रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि मैंने इस प्रश्न को आपको पहले भी कराया है। तो प्रश्न है हमारा कि बुद्धि के विषय पर सर्वप्रथम शोध कार्य किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड विने। याद रखिएगा, अल्फ्रेड विने ने सर्वप्रथम बुद्धि के विषय पर शोध कार्य किया था। और फ्रेंड्स, अल्फ्रेड विने ने बुद्धि को परिभाषित भी किया है, यानी कि इंटेलिजेंस क्या है, तो उन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। मतलब कि उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध कराने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो याद रखिएगा, डिफिनीशन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मनोविज्ञान में मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। टोटल इस वीडियो में आपको 33 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो मनोविज्ञान में मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। ऑप्शंस है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करना, मनोवैज्ञानिकों द्वारा तय की गई दूरी को मापना, दिमाग की गति को मापना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मूल्यांकन शब्द है ये किसी भी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण होता है, जिसे आप मूल्यांकन कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक गुणों का ये मापन करता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मैंने सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए हैं, सिलेक्टेड प्रश्न है। आप अगर एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा तो आपको लगेगा कि लाइन बाय लाइन सारे प्रश्नों को सेट किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है हमारा कि बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे। प्रश्न को समझिएगा, बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे। प्रश्न है आपका, ऑप्शन देखिए, स्पीयरमैन, जेनसन, अल्फ्रेड विने और स्टर्न। यानी कि सबसे पहले जो बुद्धि का संप्रत्यय था उसको औपचारिक बनाने का प्रयास किसने किया था। तो इसका सही जवाब आपका 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड विने ने ही बुद्धि पर सर्वप्रथम कार्य भी किया था। और अल्फ्रेड विने द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था बहुत ही सरल प्रकार का है, क्योंकि उनकी जो सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी अधिक और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के लिए हुई थी। तो याद रखिएगा, और उनका सिद्धांत जो है एक कारक सिद्धांत के नाम से, यानी कि 1 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, फिर बाद में इनका सिद्धांत जो था ये विवादग्रस्त भी हो गया था। 3rd नंबर हमारा प्रश्न हो चुका है। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4था नंबर प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हम लोगों ने किया ही, कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो किसने किया दोस्तों, अल्फ्रेड विने ने किया। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखते हैं 5 को, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। आपको आंसर पहले से याद रहे ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपने 33 में आउट ऑफ 33 कितना मार्क्स किया लास्ट में, ताकि आपके जो भी मित्रगण लास्ट में इस वीडियो को देखे बाद में, तो उनको भी आपके बारे में पता चल सके। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। 1 फैक्टर थ्योरी किसने, अल्फ्रेड विने ने, और 2 फैक्टर थ्योरी को चार्ल्स स्पीयरमैन ने कब, तो 1927 ईस्वी में। याद रखिएगा कब, तो 1927 ईस्वी में। यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर को देखिएगा, प्रश्न कहता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस पे आधारित है। जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया 2 फैक्टर थ्योरी,
तो ये टू फैक्टर थ्योरी 1927 में दी गई थी, याद रखना है। तो ये किस पे आधारित है, तो ये सांख्यिकी विधि पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन ने प्रदर्शित किया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक जिसे आप सा कारक कहते हैं, क्या कहते हैं, सा कारक कहते हैं, और एक विशिष्ट कारक होता है, स्पेसिफिक होता है, जिसे आप वी कारक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वी कारक क्या हुआ, स्पेसिफिक हुआ, जिसे आप अंग्रेजी में एस फैक्टर के नाम से जानते हो, और जो आपका सा कारक हुआ इसे आप अंग्रेजी में किस फैक्टर के नाम से जानते हैं, तो जी फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म्स भी याद रखिएगा, जी फैक्टर यानी कि सा कारक और एस फैक्टर यानी कि वी कारक। सा कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक संक्रियाएं होती है जो प्राथमिक है, तो याद रखिएगा। और वी कारक तो आपका स्पेसिफिक हो ही गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था जुबिन नौटियाल का, तो याद रखिएगा अरिजीत सिंह का। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है ना कि श्रेष्ठ गायक कौन से कारक का उदाहरण है, तो एस फैक्टर का यानी कि वी कारक का स्पेसिफिक है ना, तो याद रखिएगा। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीवीआई में लीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है हमारा कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शंस आपके सामने है, तो सही आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा लुईस थर्स्टन। जिनको ना याद रहे याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको याद करने के लिए ही बना रहा हूं। जब आपकी टेस्ट में लूंगा तो टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, और आप टेस्ट लगा भी सकते हो, हमारे वेबसाइट पे जाके जाइएगा, तो आपका अपना वेबसाइट है सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, गूगल पे सर्च कीजिए और वहां पे जाकर आप टेस्ट भी लगा सकते हो। तो स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थर्स्टन ने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, किसका, तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, क्या कहेंगे इसे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, अंग्रेजी में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ABILITIES। तो याद रखिएगा, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया, लुईस थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने दिया था, टू फैक्टर थ्योरी, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और इसके अंतर्गत कितने होते हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी होती है, तो 7 होती है। मे बी अगला प्रश्न आपका यही है, 8 नंबर। देखिए कि लुईस थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी होती हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्राथमिक मानसिक क्रियाएं कितनी होती हैं, योग्यताएं कितनी होती हैं, तो आपके 7 हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपके करेक्ट जवाब है। और दोस्तों हो सके तो आप नोट कीजिएगा, ऐसे तो आपको पीडीएफ मिल ही जाता है वेबसाइट से, लेकिन हो सके तो आप नोट भी कीजिएगा। 7 कौन कौन से थे, वाचिक बोध, संख्यात्मक योग्यताएं, देशिक संबंध, प्रत्यक्षिक गति, शब्द प्रवाह, स्मृति, और क्या था, आगमनात्मक जो आपका तर्कना था। तो याद रखिएगा, हालांकि आप बुक को देखिएगा तो आपको याद हो ही जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, यह भी प्रश्न आपके लिए लाजवाब है कि बुद्धि का जो पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, इससे भी वीवीआई के तौर पे लीजिएगा। हालांकि जितने भी प्रश्न है वो मैंने सिलेक्टेड ही लिया है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपके सामने लाया है। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, आप इस प्रश्न को पहले भी देख चुके होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्चिकल मॉडल, ठीक है, तो इसको कहते हैं हायरार्चिकल मॉडल के नाम से जानते हैं, पदानुक्रमिक है ना, तो हायरार्चिकल। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आर्थर जेनसन। याद रखना है, बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, आर्थर जेनसन ने। इन्होंने 2 स्तर लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में बताया था, तो इस टर्म पे भी याद रखिएगा ना, तो आपको याद जाएगा लेवल 1 और लेवल 2 किसने बताया, तो किसने बताया भाई, तो आर्थर जेनसन ने। मॉडल में इन्होंने दो स्तरों पर योग्यताओं को विभाजित किया था, प्रथम स्तर और सेकेंड स्तर। प्रथम स्तर में वही आपका जितना आउटपुट रहेगा इनपुट आउटपुट समान होता है, और द्वितीय स्तर में क्या होता है, हायर ऑर्डर स्किल, मतलब उच्च स्तरीय कौशल हो जाते हैं सेकेंड लेवल में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया। अब इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ऊपर वाला था क्या, हायरार्चिकल, यानी पदानुक्रमिक मॉडल था, तो हायरार्चिकल था। हायरार्चिकल किसने दिया है, तो आर्थर जेनसन ने। और अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल की बात करें, बुद्धि संरचना मॉडल, तो ये जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। 10 का याद रखना है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल को प्रस्तुत किया है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके लिए लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्नों को करते चलिएगा। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि बुद्धि संरचना मॉडल में बौद्धिक विशेषताओं को कितने विमाओं में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो बुद्धि संरचना मॉडल है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, उसकी बौद्धिक विशेषताओं को कितने विमाओं में विभक्त कर दिया गया है। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पाद के बारे में, तो वही आपका है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न आपका। 12 प्रश्न तो फैब आपका रहता ही है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बहुबुद्धि,
यहाँ पर बात आ गई बहुबुद्धि की, तो याद रखना है हार्वर्ड गार्डनर। सबका क्या कीजिएगा, आप ऐसे इस टर्म पे एक मैचिंग टाइप बना लीजिएगा। हालांकि मैंने इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न इस तरह से बनाए हैं आपके लिए मैचिंग टाइप के, जिससे कि आपका जितना भी सिद्धांत वाला प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने बताया था कि बुद्धि कोई तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। तो याद रखना है प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से फ्री होकर कार्य करती है, ये जेपी हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। तो हार्वर्ड गार्डनर की बातों को याद रखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए किससे रिलेटेड है, 13 नंबर, कि गार्डनर ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया है। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि को 8 भागों में विभाजित किया गया है। गार्डनर ने बताया था कि भाषागत, तार्किक, गणितीय, देशिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गति, संवेदी, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, तो प्रकृतिवादी। तो याद रखिएगा 8 तरीकों से इन्होंने विभाजित किया है, यानी कि नेचुरलिस्टिक में भी विभाजित किया है। गार्डनर ने बुद्धि को 8 भागों में विभाजित किया है। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर, बुद्धि का त्रिचापीय यानी बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। त्रिचापीय, तो त्रिचापीय तो मैंने आपको रटवाया भी था कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, याद कर लो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कब दिए थे, तो 1985 भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए मुझे पढ़ाते पढ़ाते सारे प्रश्न अब याद हो चुके हैं, तो आपको क्यों नहीं याद होगा। तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया था 1985 ईस्वी में। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं तो आप रिवीजन के तौर पे भी याद रख लीजिए। पहला है एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो बीने ने दिया। दूसरा है आपका द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पियरमैन ने, कब दिया, तो 1927 में दिया। फिर प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत तो लुईस थर्स्टन ने। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी है, तो 7 हैं। बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल किसने, तो आर्थर जेनसन ने। कितनी है बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल, तो आर्थर जेनसन ने बताया है। बुद्धि संरचना मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने, और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। तो याद रखिएगा दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने आपको डिस्कस किया बीच में भी कि आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, आप अच्छे से कर पाए। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर को देखिएगा कि बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। तो 15 का सही आंसर आपका बुद्धि 3 प्रकार को दिखाया गया, यानी ऑप्शन डी में 3 है, तो हम लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 3 हो जाएगा। कौन कौन भाई, घटकीय यानी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस आपका हो जाता है, अनुभाविक जो आप एक्सपेरिमेंट करके भी आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके पता चला सकते हैं, और एक सांदर्भिक आपका कॉन्टेक्सुअल हो जाता है, कॉन्टेक्सुअल। तो ये 15 प्रश्न आपको पहले भी करा दिए गए थे। अब जो प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे 16 नंबर से, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि पॉस मॉडल से आपका बचा हुआ प्रश्न है, तो पॉस मॉडल के बाद जितने भी प्रश्न मुझसे बन सके मैंने आपके लिए लाया है, हालांकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही लाया है। 16 है, बुद्धि के पॉस मॉडल को किसने विकसित किया, यानी पास आप कर सकते हैं, तो बुद्धि के पास मॉडल को किसने विकसित किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो ऑप्शन ए है जेपी दास, बी है जैक नागलीरी, और सी है किर्बी। देखिए नागलीरी है, नागलीरी तो याद रखिएगा, और सी है किर्बी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपके सही जवाब। इन सभी ने मिलकर, जेपी दास, जैक नागलीरी और किर्बी ने मिलकर क्या किया था, पास मॉडल को विकसित किया था। पास का फुल फॉर्म होता है, पी से आप कहते हैं प्लानिंग, पी से क्या हो जाएगा प्लानिंग, ए से अटेंशन, तो याद रखिए कभी कभी फुल फॉर्म का भी देता है एमसीक्यू में, तो अटेंशन, क्योंकि मैंने इससे तो बनाया नहीं है प्रश्न। एस से आपका हो जाएगा, एस से आपका साइमल्टेनियसली और एंड सक्सेसिव, तो साइमल्टेनियसली हो जाएगा ना, साइमल्टेनियसली, और एंड सक्सेसिव। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न, लिखने में थोड़ा नहीं बना। तो नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा 17 नंबर को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि पास मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं कितने तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पास मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं कितने तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। जो बौद्धिक क्रियाएं होती है, जो हमारी इंटेलिजेंसी एक्टिविटी होती है, वो कितने तंत्रों द्वारा, तो 3 आपका सही हो जाएगा, भाव प्रबोधन, कूट संकेतन, योजना निर्माण। तो याद रखिएगा 3 आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 आपके सही जवाब। पहले हम लोग क्या करते हैं, टेंशन होते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो यही ना होता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर दोस्तों। 18 नंबर कहता है कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित किया, यानी कि संज्ञानात्मक जिसे आप कोग्निटिव कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं संज्ञानात्मक को, COGNITIVE, कोग्निटिव आपका असेसमेंट सिस्टम जो है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली किसने विकसित किया,
तो यह जो प्रणाली है यह विकसित किया था आपके, याद रखिएगा 18 का सी हो जाएगा, जेपी दास और जैक नागलीरी ने मिलकर। तो ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या को देखिएगा और इसमें से आपके संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली से बात अगर आती है तो यह जो परीक्षण माला होती है 5 से लेकर 18 वर्षों तक के व्यक्तियों के लिए संज्ञानात्मक क्रियाओं का ये मापन कर सकती है। 18 नंबर प्रश्न है तो 5 से 18 याद रखना है। नेक्स्ट है 19 नंबर, कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं भाई, ये भी हमारे मन में एक प्रश्न उठते रहता है कि हालांकि हमसे वो तेज है, क्यों है ऐसा। तो इसका होता है आनुवांशिकता के कारण और पर्यावरणीय कारकों के कारण, दोनों इस फैक्टर को डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि आनुवंशिकता जो आपकी जीनस होती है उससे भी डिपेंड करता है और पर्यावरण जो आपके इन्वायरमेंट होते हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न रहेगा 20 नंबर, साथ साथ पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में कितना सहसंबंध पाया जाता है, यानी कि 2 जुड़वा बच्चे हैं उनको साथ साथ पाला गया तो उनके बुद्धि में कितना समरूपता आएगी भाई। तो 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन है 0.90 उनमें क्या रहती है, समरूपता रहती है, मतलब समझिए कि पूरा का पूरा समरूप रहेगा। और नेक्स्ट है अलग अलग, अगर अलग अलग पर्यावरण में पाले गए वही जुड़वा बच्चे हैं लेकिन साथ साथ नहीं उनको रखा गया, कहाँ रखा गया, अलग अलग, तब बताइए कि उनमें कितना सहसंबंध पाया जाएगा, कितना उसका जो एक दूसरे का नेचर होगा वो मिलता जुलता होगा। तो 21 का भी सही जवाब आपका 0.72 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, इसमें 0.72 हो जाता है लेकिन अगर साथ साथ रखा जाएगा तो 0.90। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 22 कि साथ साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में कितना सहसंबंध पाया गया है। जो भाई बहन अगर हैं तो उनको अगर साथ साथ पाला जाए, जैसे हम लोग आमतौर पर रहते हैं, तो हम लोगों के बुद्धि में कितना जो होता है वो सहसंबंध पाया जाता है। तो 0.50 यानी कि आधा अधूरा, ऐसे भी आधा अधूरा ही पाया जाता है, आपने गौर किया भी होगा। तो आधा अधूरा ही क्या होता है, बुद्धि का सहसंबंध पाया जाता है भाई बहनों में। नहीं तो अगर पूरा का पूरा अच्छा रहता है तो लड़ाई क्यों होता है, आधा आधा रहता है, 50-50 रहता है, तभी ना मारपीट होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है तो क्या क्या होना चाहिए, प्रचुर एवं समृद्ध पोषण आपको लेना होगा, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पापा रात को दारू पी के आए मम्मी को मारने लगे तो उससे बुद्धि वृद्धि होगा, नहीं ना। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आपकी सही होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा होना चाहिए, मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप सॉफ्ट स्टडी से पढ़ रहे हैं तो गुणवत्ता युक्त आपको शिक्षा मिल रही है, तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा आपको होनी चाहिए। तो बुद्धि वृद्धि में सहायता प्रदान कौन करती है, तो ये सारे कारक जो हैं आपके करते हैं। तो ये इस तरह से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा देखा गया है, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। और एक बात याद रखिए, अभी हम लोगों ने एक बात पे चर्चा किया था, इधर प्रश्न था कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं, तो आनुवंशिकता के कारण और पर्यावरणीय कारकों के कारण। दोस्तों जो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकता से मुझे याद आया कि बच्चों की जो बुद्धि होती है गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। लेकिन देखिएगा, मतलब कि नहीं समझे, जैसे कि जिन माता पिताओं ने बच्चों को जन्म दिया अगर दूसरे के यहाँ पाला जाएगा तो वो बच्चा इनके आनुवंशिकता जिन्होंने जन्म दिया है उनके अकॉर्डिंग उसका ज्यादा नेचर, मतलब उसका सहसंबंध पाया जाएगा, उसका बुद्धि एक इनसे मिलता हुआ रहेगा। लेकिन कुछ दिन बाद अगर धीरे धीरे पर्यावरणीय कारकों के कारण उसका ये जो होता है आनुवंशिकता का जो मतलब अपने जन्म देने वाले माता पिता के बुद्धि क्या होता है, कम होती जाती है अगर उसको अलग रखा जाए तो इस टर्म्स को भी याद रखिएगा। अगर पूछ देना तो याद रखिएगा कि बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न था 24 नंबर करेंगे ना। 24 नंबर प्रश्न है कि औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास कब किया गया। तो औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास कब किया गया था, तो याद रखिएगा यही अल्फ्रेड वीने ने ही किया था और थियोडोर साइमन एक नाम थे तो उन्होंने किया था। ये दोनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर 1905 में किया था। तो ऑप्शन सी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे कि औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास कब किया गया था, तो 1905 में। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर कि मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का संप्रत्यय कब विकसित किया गया। जो मानसिक आयु है, मेंटल एज जिसे आप अंग्रेजी में एमए कहते हैं, इससे भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो इसका संप्रत्यय कब विकसित किया गया था, और एक सीए होता है क्रॉनिकल एज, तो इससे आप बुद्धि लब्धि प्राप्त करते हैं, तो वही प्रश्न यहाँ पे। तो इसका याद रखिएगा वही 3 साल बाद हुआ था 1908 में। ये इन्होंने अल्फ्रेड वीने तथा थियोडोर साइमन ने ही मतलब किया था, सफल हुआ तो इन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय विकसित किया। अगला हमारा प्रश्न है 26 नंबर कि बुद्धि लब्धि, देखिए
कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने और कब विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि दोस्तों पता है आप लोगों को ना, बुद्धि देखिए विलियम स्टर्न ने 1915, 14, 13, 12। तो ऐसे भी आपके प्रश्न कंफ्यूज कर देते हैं आपको कभी कभी, क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने विकसित किया, और प्रश्न यहाँ पे करा कि कब विकसित किया। तो ये भी ध्यान देना है, बहुत से लोग ए बी सी लगा रहे होंगे, नहीं, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। तो डी 1912 याद रखिएगा, रट लीजिएगा। विलियम स्टर्न ने जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय कब विकसित किया था, तो 1912 ईस्वी में। तो याद रखना है दोस्तों, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जितने भी एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए प्रश्न आपके आते हैं उन सभी प्रश्नों का आपको सोल्व दिया जाता है, सॉल्यूशन कराया जाता है। तो टेलीग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप पे मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। विलियम स्टैंड का संबंध किस देश से है, देखिए गलत हो गया, यहाँ पे स्टैंड नहीं होगा, मैंने टाइप गलत कर दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, स्टर्न होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा। तो विलियम स्टर्न का संबंध किस देश से है, तो 27 का सही आंसर है, जर्मनी के थे ना, तो जर्मनी कहाँ गया, ये जर्मन थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया था। कब किया था, तो 1912 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, यानी कि जर्मन थे। तो कभी कभी ऐसी प्रश्न पूछा जाता है, ऊंट से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ऊंट मनोवैज्ञानिक से, तो ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है। भैया इससे आपके हो सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी देखिएगा 5 मार्क्स में भी पूछ दिए जाते हैं। तो आपका अगर आप अच्छे से समझिएगा आज तो हो जाएगा। बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका डायरेक्ट मैं बता दूं कि ऑप्शन डी हो जाएगा, MA × 100, यानी कि MA/CA, यानी कि जो आपका मेंटल एज हो गया उसमें क्रॉनिकल एज को डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक अगला प्रश्न मैंने इसी से रखा है कि आपका न्यूमेरिकल भी आपका क्लियर हो जाए। देखिए प्रश्न है कि एक 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु, मानसिक आयु कहने का मतलब हो गया कि MA, तो MA कितना है आपका 12, और एक 10 साल के बच्चे की, तो उसका क्रॉनिकल एज कितना हो गया दोस्तों, क्रॉनिकल एज आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका होता है MA/CA, MA/CA, और क्रॉनिकल एज इसका कितना हो गया 10 साल, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 हम लोग कर लेंगे। तो उसकी बुद्धि लब्धि पूछ रहे, तो अभी आपने IQ का फॉर्मूला पढ़ा, IQ का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा कि MA/CA × 100, ठीक है। तो इस पे आप इसको पुट करके बना दो, MA 12 है आपका, CA कितना है 10 है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य 12 दही है 120, तो बुद्धि 120 हो गई बुद्धि लब्धि। और आपको एक टर्म्स यहाँ पे अच्छे खासे टर्म्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, टर्म्स को ध्यान में रखिएगा। अगर 1 से 30 किसी का 130 से अधिक बुद्धि लब्धि आता है तो समझिए कि उसका जो बुद्धि है वो अति श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। याद रखिएगा, किसी का जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए, मान लीजिए यही प्रश्न आपका रहेगा 29 नंबर, और प्रश्न कहेगा कि एक 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी और वो किस श्रेणी में आएगा। तो देखिए 120 आया, तो हम लोगों ने पढ़ा कि 130 से अधिक वाले अति श्रेष्ठ। तो सिंपल सी बात है भाई कि 120 से लेकर 130 वाले किस में आएंगे, तो श्रेष्ठ में आएंगे। तो 120 से 130 वाले श्रेष्ठ में आते हैं। तो ये जो बालक था जिसका हम लोगों ने अभी बुद्धि लब्धि निकाला, ये किसके अंतर्गत आएगा, श्रेष्ठ के अंतर्गत आएगा। और जो 70 से कम आपके होते हैं, जिसका बुद्धि लब्धि 70 से कम आएगा, वो क्या हो जाएंगे, मानसिक मंदन, यानी कि मानसिक पीड़ा से वो ग्रसित रहेंगे, मानसिक उसमें मतलब समझिए कि वो स्वस्थ बुद्धि से स्वस्थ नहीं है। लेकिन हालांकि आपको मैं बताऊं 130 से अधिक वाले भी आपको 2% ही लोग मिलेंगे और 70 से कम वाले ही आपको 2% ही लोग मिलेंगे। टोटल पॉपुलेशन का केवल 2% लोग ही आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें 70% से कम वाले जो होते हैं, 70 से कम जिनका होता है बुद्धि लब्धि, वो मानसिक बंधन से ग्रसित रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रही हो। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पर डे इसी टाइम पे जुड़ा कीजिए। आपका रूटीन मैंने कम्युनिटी टैब में डाल दिया है, तो आप जाइएगा कम्युनिटी में, देखिएगा टेलीग्राम पे आपको लिंक्स मिल जाते हैं सुबह सुबह कि आपको कब क्लासेस कब होने वाली है, आप उस लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन कर पाते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कहता है SM मोहसिन, ये भारत के हैं भाई, SM मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया। अब देखिए SM मोहसिन की बात आ गई, तो SM मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण यानी कि जो इंटेलिजेंस है इसका परीक्षण किया, तो इसका निर्माण कब किया, तो 1930 में किया था। सी का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। 30 का आपका सही आंसर 1930 हो जाएगा। 30 का सही आंसर 1930। MS मोहसिन ने कब किया, 1930 में। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 31। लोगों को लगता है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर साइकोलॉजी में नेम नहीं याद होता है, कैसे नहीं याद होगा। देखिए मैं अभी आपको रटवाता हूँ।
सान्वेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, यानी कि जो इमोशनल आपका इंटेलिजेंस होता है, सान्वेगिक होता है, तो उसको किसने, तो सैलोवी तथा मेयर ने किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सैलोवी तथा मेयर दोस्तों सान्वेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को विकसित किया था। अगला हमारा जो प्रश्न है देखिएगा, प्रश्न संख्या 32 को ड्रायमैन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ड्रायमैन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ड्रायमैन ये भारत के थे प्रमिला पाठक जी। तो प्रमिला पाठक जी का नाम याद रखिएगा, ड्रायमैन होता है, आपके पूछा था ड्राई पर्सन भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। दोस्तों 32 प्रश्न हम लोगों ने किया और 33 तो आप करोगे भैया सान्वेगिक बुद्धि मैचिंग करना है। आप लोगों ने इसे पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, बस आपको मिलाना होगा। तो नीचे मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने वीडियो को देखा है वो लास्ट में कमेंट जरूर से जरूर करेंगे। फर्स्ट का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, जिनका कमेंट अच्छा आएगा, जिनका आंसर सही रहेगा, उनके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो ठीक है, मैं तो आपको बता दूं द्विकारक सिद्धांत में एक आध एग्जांपल आपको बता दे सकता हूं। द्विकारक चार्ल्स स्पीयरमैन, कब, तो 1927 में। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं तो याद रखिएगा, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, मेरे साथ आंख मूंद कर बोलिए, आंख बंद करके बोलिए। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो बीने ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। कब दिया, तो 1927 में दिया। और आपका द्विकारक सिद्धांत किस पे आधारित है, तो सांख्यिकी विधि पर आधारित है। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया, तो लुईस थर्स्टन ने दिया। दोस्तों प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी है, तो 7 हैं। बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल अर्थर जेनसन, बुद्धि संरचना मॉडल जेपी गिलफोर्ड, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, और यहाँ पे सान्वेगिक बुद्धि अभी मैंने आपको पढ़ाया। सहचार्यात्मक अधिगम तो आपको मिल जाएगा, तो सहचार्यात्मक अधिगम जेनसन में आपको बता देता हूँ। द्विकारक सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया, चार्ल्स स्पीयरमैन। बुद्धि लब्धि तो आपको पता ही है, ये स्टर्न। तो बच गया सान्वेगिक बुद्धि, तो आपका सैलोवी तथा मेयर, तो मैंने आपको करा भी दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार, बड़ा मेहनत से वीडियो बनता है और क्वेश्चन सेट करने होते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना होता है, क्योंकि आप गेस्ट पेपर देखिएगा आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न नहीं देखने के लिए मिलेंगे, और प्रश्न आपके इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वेबसाइट से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।